चीन बीते 100 सालों से आधुनिक युग के अनुरूप सहज बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और स्वतंत्रता के योद्धा ली शाओबो की मृत्यु ने फिर से उसे उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि ली शाओबो ने चीन की साम्यवादी रूढ़ियों से परे जाकर लोकतांत्रिक खुलेपन का सपना देखा था और उनके संघर्ष को सम्मानित करते हुए 2010 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष जेल में बिताए केवल यह कहने के अपराध में कि सोचने, विचारने और लिखने बोलने की स्वतंत्रता के बिना चीन कभी गौरवशाली देश नहीं बन सकता। ली की मृत्यु की स्थितियां बताती हैं कि चीनी कम्युनिस्ट सत्ता कितनी कमजोर है। कैंसर का अंतिम चरण घोषित हो जाने के बाद भी ली को इलाज के लिए बाहर नहीं जाने दिया गया। यहाँ तक कि उन्हें मृत्यु से पहले अपना अंतिम संदेश भी नहीं देने दिया गया, क्योंकि चीनी तानाशाही को हमेशा डर रहता है कि किसी के 2 शब्द भी उसकी सत्ता के छेड़ होने का कारण बन सकते हैं। यही आरोप लगाकर ली को 8 वर्ष पहले जेल में बंद कर दिया गया था, जबकि ली की पूरी कोशिश वर्तमान चीनी संविधान के अनुरूप और अहिंसक थी। उन्होंने संविधान में दिए गए अधिकारों को ही बस लागू करने की मांग की थी। आपको बता दें कि चीन में हमेशा अहिंसक विरोधी को परेशान किया जाता है या फिर आपराधिक मामले लगाकर उसे त्रस्त किया जाता है। इससे चीनी सत्ता का डर ही झलकता है। उसे एहसास है कि आर्थिक विकास, सेंसरशिप और दमन के बल पर ही चीनी लोग उसे चुपचाप स्वीकार किए हुए हैं। ऐसे तरीकों से चीन को जबरन ही बेहतर बनाकर रखा गया है। पश्चिमी सरकारें चीन में ना मानवाधिकार का सवाल उठाती हैं और ना ही तिब्बत या हांगकांग की स्थिति पर कुछ बोलती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से चीन पिछले कुछ दिनों से डोकलाम विवाद को लेकर भारत से बौखलाया हुआ है, आखिर उसकी ऐसी कौन सी सबसे कमजोर नसें हैं जिसे भारत दबाकर चीन पर गहरा दबाव बना सकता है। यह सच है कि अमेरिका के सिवाय अभी कोई भी देश चीन और तिब्बत में नागरिक स्वतंत्रता के दमन पर नहीं बोलता, लेकिन यह एक असहज स्थिति है। भारत भी इसे बदल सकता है, लेकिन इस रोचक बात को भारतीय राजनीतिक वर्ग समझता ही नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी जीवन शैली और अर्थव्यवस्था में पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का अनोखा मिश्रण है। इसलिए हम बुनियादी मामलों में काफी हद तक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है और वहीं दूसरी ओर विश्व राजनीति में भारत की भूमिका सीमित है। इसलिए चीन किसी भी क्षेत्र में वास्तव में भारत पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। यदि भारत चीन की ध्वंस पट्टी को अस्वीकार करना और वहां के नागरिकों को दमन के मुद्दे पर परोक्ष रूप से सचेत करना और नैतिक समर्थन देना शुरू कर दे तो चीनी सत्ता के लिए बड़ी कठिन स्थिति हो जाएगी। किसी भी समस्या, भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था, सरकारी कपट या मिथ्याचार पर चीनी जनता को भड़कने में देर नहीं लगेगी। इससे चीन में नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा, जिसके महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। आपको बता दें कि 2008 में जिस लोकतंत्र घोषणा पत्र चार्टर 8 को प्रकाशित करने के लिए ली को जेल में बंद किया गया था, उसमें सामान्य लोकतांत्रिक मूल्यों की चाह व्यक्त की गई थी। इससे चीनी तानाशाह की काली करतूतें जाहिर होंगी, जो अपने ही लोगों को 2 मामूली बात बोलने का सामर्थ्य नहीं देती। चीनी तानाशाह को यह बताना जरूरी है कि बड़ी बड़ी तानाशाहियां नहीं रही और ना ही कोई रहेगी, बस सब समय की बात है। इससे विश्व समुदाय में चीन में मानवाधिकार को लेकर गहरा दबाव पड़ सकता है और वहीं दूसरी तरफ से भारत को चीन पर सैन्य दबाव बनाए रखने के लिए मोर्चे पर डटे रहे, क्योंकि यह मसला सिर्फ भूटान का नहीं बल्कि भारतीय क्षेत्र सिक्किम का है और सिक्किम ही वो जगह है जहां पर भारत चीन की किसी भी तरह की कोशिश पर हमला कर सकता है। और यह हिमालय पर मात्र एक ऐसी जगह है जिसे सीमा पर भारतीय सेना अच्छी तरह से समझती है और इसका सामरिक लाभ ले सकती है। इसलिए भारत इस पोजीशन को नहीं छोड़ सकता, लिहाजा इस पर धैर्य व संयम के साथ अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की जरूरत है। और अगला कदम ये है कि भारत को इस मामले में अपनी कूटनीतिक पहल तेज करते हुए चीन को अपनी सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराना चाहिए और साथ ही भूटान जैसे
छोटे संप्रभु पड़ोसी देश की संप्रभुता का आदर रखने तथा चीन भूटान संधि की बात मानने और उसका सम्मान करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। अगला कदम यह है कि भारत को इस मामले में अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की तलाश करना और उसे विश्वास में लेने का प्रयास भी तेज करना होगा। अमेरिका, रूस, जापान, कोरिया, यूरोपियन यूनियन इत्यादि के सामने अपनी सुरक्षा चिंताओं, भूटान की संप्रभुता और चीन की दादागिरी को उजागर करने की कोशिश तेज करनी चाहिए। और अगला कदम ये होना चाहिए कि भारत को अपनी कूटनीतिक आक्रामकता तेज करते हुए भारत चीन सीमा को भारत तिब्बत सीमा घोषित कर देनी चाहिए। अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत और चीन की सीमाएं आपस में नहीं सटती, बल्कि भारत और तिब्बत की सीमाएं ही जुड़ती हैं, जिसे चीन ने कब्जा कर रखा है। हजार वर्षों से भारत तिब्बत बॉर्डर के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए इस सीमा रेखा का नाम बदलकर चीन को सख्त संदेश दिया जा सकता है और जिससे चीन पर भी दबाव पड़ सकता है। अगला उपाय यह है कि भारत अपने वन चाइना के ऑफिशियल स्टैंड में बदलाव करते हुए भी ताइवान को चीन का हकदार मान सकता है और चीन पर इस वजह से वैश्विक दबाव बना सकता है। भारत के लिए अगला कदम यह हो सकता है कि वह दलाई लामा को इस साल गांधी शांति पुरस्कार और उसके एक साल बाद भारत रत्न से नवाजें, क्योंकि दलाई लामा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति नोबेल विजेता व्यक्तित्व है। चाहे वो अमेरिका जाए या कनाडा, उनकी गतिविधियों से हमेशा चीन को परेशानी होती है। अतः भारत उन्हें सम्मानित कर विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है और चीन पर कूटनीतिक दबाव बना सकता है। भारत की तरफ से अगली पहल यह हो सकती है कि भारत तिब्बत की राजधानी लहासा में अपने वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मांग चीन से कर सकता है, क्योंकि 1951 से पहले भारत का दूतावास लहासा में था। यदि चीन इस बात से इनकार करता है तो भारत भी अपने विभिन्न शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में चीन के वाणिज्यिक दूतावासों के होने की समीक्षा कर सकता है और साथ ही साथ भारत अपने व्यापार में कमी ला सकता है। चीन को यह लगना जरूरी है कि भारत भी उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। भारत के इस कदम से चीन पर अत्यधिक दबाव बनाया जा सकता है। अगला कदम यह होना चाहिए कि भारत को अपनी तकनीकी सैनिक क्षमता को खासकर तिब्बती प्लेटों में मिसाइल और एयरक्राफ्ट की पोजीशन और ज्यादा सशक्त करते हुए अरुणाचल, लद्दाख आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे इन क्षेत्रों में सामरिक स्थिति को मजबूत करने और इसका लाभ उठाने में मदद मिलेगी। और अंतिम कदम के रूप में भारत को यह करने की जरूरत है कि भारत भी अपने रक्षा बजट को चीन के अनुरूप बढ़ाते हुए सैन्य तकनीकी क्षमता को ज्यादा बढ़ाए और साथ ही ईरान के चाबहार बंदरगाह में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराकर ग्वादर की बढ़त को बराबर करने की कोशिश करे। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो का यही सार है कि भारत द्वारा भूटान में चीनी सड़क का विरोध अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए जायज है, इसलिए भारत का यह कदम ना अनुचित है और ना ही उसे पीछे हटने की जरूरत है। विश्व समुदाय के सामने चीन की दादागिरी जग जाहिर है, इसलिए भारत को अनेक देशों के नैतिक समर्थन मिलने की दरकार है। भारत को संयम बरतते हुए कूटनीतिक पहल के साथ साथ सजग रहते हुए चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज आप मिस ना कर सके। तब तक के लिए नमस्कार।